नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोयला के खदान की अनुमति निरस्त करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव, जिसमें राजस्थान को भी कोल ब्लॉक आवंटित है। इस मसले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कोयले की परेशानी को लेकर मुख्यमंत्री केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की ओर से केंद्र को भेजे गए पत्र में अब बीजेपी चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। साथ ही इस मुद्दे को लेकर बीजेपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच अंदरूनी राजनीति का भी आरोप लगा रही है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि आखिर पूरे मामले पर कांग्रेस बीजेपी नेताओं का क्या कहना है। देखिए, विधानसभा के अंदर में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि नए खदान को लेकर के, और किस प्रदेश को क्या नुकसान होगा ये मुझे मालूम नहीं है और ना मेरा विचार करने का विषय है। लेकिन यहाँ पर जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है तो वो कायम रहना चाहिए, क्योंकि विधानसभा के अंदर पारित हुआ है, तभी उसकी विश्वसनीयता है, नहीं तो उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। कोयला खदान उतना है, संयंत्र उतने हैं, नया संयंत्र तो लगे नहीं है, फिर भारत सरकार कोयला पूर्ति क्यों नहीं कर पा रही है? कहाँ जा रहा है कोयला? छत्तीसगढ़ का। सवाल तो यही है। आप ट्रेन भी बंद कर दिए, परिवहन भी बंद हो गया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सब खत्म, यात्री जितने ट्रेन है वो सब बंद, और केवल कोयला ढुलाने का काम करना। उसके बाद भी कोयला संयंत्रों को कोयला नहीं मिल पा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव जुड़ गए हैं। सबसे पहले टीएस सिंहदेव जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। प्रणाम सर, पहला रिएक्शन आपका इस मुद्दे पर चाहूंगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र के ऊपर कुछ आरोप लगा रही है, उधर बीजेपी के नेता भी इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा इस पूरे मामले पर। इसमें मेरी सोच और मेरी राय पिछले 4 दशकों से एक ही रही है कि जिस क्षेत्र में काम हो रहा है उस क्षेत्र के नागरिकों की, बहुतायत नागरिकों की, कुछ लोग हाँ वाले हो सकते हैं, कुछ लोग ना वाले हो सकते हैं, उसमें कठिन हो जाता है कोई निर्णय करना, और उसमें हस्तक्षेप भी मैं नहीं करता। लेकिन अगर एक राय के गांववासी हैं, 90-95% गांव वालों की कोई राय है, उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए। और हसदेव अरण्य क्षेत्र की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ स्थिति नए खदानों की बात जब से आई, फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेके जन सुनवाई की तारीख तय करने की बात जब से आई, तब से एक आंदोलन सा, जो लोग इस अरण्य क्षेत्र के पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए पहल कर रहे हैं, और वो गांव वाले, जिन गांव वालों का कहना है कि इसके पहले जो ग्राम सभा के आधार पे ये माना गया कि हमने सहमति दी है, वो ग्राम सभा फर्जी थी, कभी ग्राम सभा हुई नहीं, और पृथक लोगों के नाम उस ग्राम सभा में अंकित हैं। एफिडेविट लोगों ने दिए कि हमने तो एफिडेविट भी दिया है कि हम तो इस ग्राम सभा में सम्मिलित ही नहीं है, हमारे हस्ताक्षर देखे जा रहे हैं उसमें। तो इस प्रकार की आपत्ति थी। वो गांव हरिहरपुर और बगल का जो गांव है, यहाँ वाकई में लोग सहमत नहीं है खदान के लिए। और जो पुरानी खदान थी, परसा केते ईस्ट, बासेन ईस्ट वाली, जो पीकेईबी के नाम से विद्यमान है खदान, 2011 में जिसकी स्वीकृति हुई थी जी, उसमें स्थिति बटी हुई है। आज के दिन में वहां जिनको नौकरी मिली थी वो कह रहे हैं कि हमारी नौकरी चली गई, आप हमको नौकरी दिलाई। कुछ महिलाएं, कुछ और लोग हैं, उनका कहना है कि खदान नहीं खुलनी चाहिए। वहां के गांव वाले मेरे पास आए थे, सरपंच जी मेरे पास आए थे, कोरबा के सरपंच आए थे, और कुछ प्रतिनिधि आए थे, और 26 तारीख को मिलकर उन्होंने मुझे ये कहा था कि पुरानी खदान को लेके तो हमने कभी आंदोलन में भाग नहीं लिया, हमारी बात पुरानी खदान के संदर्भ में कुछ फॉरेस्ट राइट्स सेटलमेंट की बात है कि वन अधिकार
जो हमारे मिलने चाहिए वन अधिकार कानून के तहत, वो अभी सेटल नहीं हुए हैं, वो हमारी बात है। और 2011 में जो खदान की अनुमति मिली थी, उस पे काम आगे चले, हमारा उसमें विरोध नहीं है, लेकिन हमारी जो अधूरी बातें हैं उसका हल होना चाहिए। और आंदोलन से भी जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे मेरी बात होती रही है, उनका भी जो एजेंडा है पुरानी खदान को लेके नहीं है, नई खदानें ना खोली जाए उसको लेके है। तो ये वहां की वर्तमान परिस्थिति। अभी चूंकि आप जो कह रहे हैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। ग्रामीणों को डर इसी बात का है कि यहाँ पर फिर से शुरू ना हो, इस बात को लेकर कैसे अब आप लोग आके इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, चूंकि राजस्थान भी इससे प्रभावित होगा। राजस्थान की जहां तक बात है, मैंने उनके पावर प्लांट्स को लेके और राजस्थान सरकार ने जो अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल को जो बीजेपी ने लिख के दिया है, मेरे पास भी वो दस्तावेज उपलब्ध हैं और हम लोगों ने उसका गहन परीक्षण किया और अपने पार्टी के हाईकमांड को भी अवगत कराया कि राजस्थान के पावर प्लांट्स को ऐसी कोई किल्लत नहीं है जिसकी पूर्ति केवल नए खदानों से की जा सकती है। पूरा उनका रिक्वायरमेंट क्या है, कितने मेगावाट के वो पावर प्लांट्स है, ये सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप चाहें भी तो आप भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। और उस बाबत नई खदान से ही और यही खदानों से पूर्ति होगी तभी राजस्थान के पावर प्लांट्स चलेंगे, ऐसी कतई बात नहीं है। हाँ, परसा ईस्ट के पीकेईबी जो खदान है उसके कोयले की तत्कालिक उनको आवश्यकता है, ये बात सही है। और शेष उनको अगर खदान चाहिए तो और विकल्प है। हसदेव अरण्य क्षेत्र के खदानों से ही कोयला जाएगा तभी राजस्थान के पावर प्लांट चलेंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी की तरफ भी लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि मुलाकात दिल्ली में उनसे भी हुई है लोगों की। अब उनकी चुप्पी क्यों है, उनका रिएक्शन भी इस पूरे मामले पर आए, चूंकि 2018 का जिक्र करें तो वो ग्रामीणों से इस मुद्दे पर बातचीत भी कर चुके हैं। मैं उनकी तरफ से तो नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मैं उनकी बात को समझ पाया, चुनाव के पहले 2018 के चुनाव के पहले 2016 में जब राहुल जी आए थे, मैं भी उनके साथ था, गाड़ी में भी साथ था, कार्यक्रम में भी साथ था। उन्होंने जिस बात को कहा था वो आज भी उसी बात को कह रहे हैं कि मैं उद्योग का विरोधी नहीं, लेकिन जहां पर आप माइनिंग का काम करना चाहते हैं वहां के गांव वालों की सहमति, उनके हित की रक्षा पहले होनी चाहिए, फिर खदान या दूसरी गतिविधि वहां पर होनी चाहिए। और उस बात पे शायद आज वो भी कायम है और हम लोग भी वही बात कह रहे हैं कि जहां काम होना है वहां के गांव वालों का क्या कहना है, वहां की ग्राम सभा का क्या कहना है। ये फर्जी वाली ग्राम सभा, इस प्रकार की बात ये नहीं होनी चाहिए। और उसके आधार पे जो भी काम हो, मैं व्यक्तिगत तौर पे ना कोयला खदान का समर्थक हूं, ना कोयला खदान का विरोधी हूं। एक जनप्रतिनिधि के नाते बहुतायत अर्थात 80, 85, 90% राय अगर किसी काम में है तो वो काम के साथ फिर मैं अपनी सहभागिता जोड़ता हूं, अन्यथा मैं पहल नहीं करता। लगातार जो विपक्ष का रिएक्शन है छत्तीसगढ़ में, उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं लेकिन इससे इतर होकर मुद्दे का समाधान हो, इस पर राजनीति बहुत जरूरी है। जी, इसमें हर चीज कांग्रेस भाजपा के नजरिए से देखना ये नकारात्मक हो जाता है, क्योंकि फिर अगर भाजपा के साथी कुछ कह रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये खदान मंजूर किसने की। उस समय रमन सिंह जी ने मांगा था कि यहाँ पर खदान खोली जाए। इफको पावर प्लांट के लिए भी उस समय पहल हुई थी, रमन सिंह जी ने पहल की कि जमीन ली जाए, अधिग्रहण किया जाए और वहां पर कोयला खदान खोला जाए, उस कोयले से इफको का भी पावर प्लांट चलेगा। बाद में इफको का पावर प्लांट तो नहीं आया, लेकिन जमीन का अधिग्रहण उस समय कर लिया गया था। उसके अलग ये जो पीकेईबी की खदान है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ थी और केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी। यहाँ से रमन सिंह जी ने मांग भेजा, वहां की यूपीए की सरकार ने सहमति दी। आज स्थिति उलट हो गई है कि भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार खदान खोलने को कहती है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि गांव वाले नहीं चाहेंगे तो पेड़ क्या डगाल नहीं कटेगी। तो मैं उनकी बात को लेके ही मानता हूं कि ये कांग्रेस का स्टैंड है। राहुल जी की भी यही मंशा होगी, सोनिया जी की भी यही मंशा होगी, कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता हैं उनकी भी यही मंशा होगी कि कोयला ऐसी जगह से आपूर्ति किया जाए जहां गांव वालों की सहमति है। गांव वाले अर्थात
कम से कम 80-85-90%। वहां के आप जो बात कर रहे हैं सर, उसी पर मैं आना चाहूंगा। आदिवासियों का ये कहना है, वहां के लोगों का ये कहना है कि उनसे बातचीत होनी चाहिए ना इस मुद्दे पर। उनसे अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे होगा? फिर उनसे बातचीत करके कोई प्लानिंग अगर आगे की जाती है तो बेहतर होगा। जी, वहां के जैसे मैंने पहले बताया, 26 तारीख को, पिछले महीने की 26 तारीख को मेरे शासकीय बंगले पे जनप्रतिनिधि आए थे। वो आदिवासी समाज के ही थे, क्योंकि इन अंचलों में आरक्षित चुनाव की तंत्र है, व्यवस्था है, वहां आदिवासी ही सरपंच हो सकते हैं। तो आदिवासी समाज के ही लोग आए थे, आदिवासी समाज के प्रतिनिधि आए थे, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि आए थे, और उन्होंने ही मेरे को ये कहा था, उन्होंने ही मेरे को बताया ये बात, बल्कि मेरी जानकारी में नहीं थी, कि पुरानी खदान के 43 हेक्टेयर क्षेत्र में गांव वालों ने भी सहमति अपनी दी थी कि साल 1.5 साल तक इसमें काम चल सकता है, कोयला निकाला जा सकता है, तब तक हमारी जो और बातें हैं उसको पूरा कर लिया जाए। और आदिवासी समाज के ही और अन्य वर्ग के भी लोगों का नए खदानों में लगभग एकजुट राय है कि यहाँ पर खदान नहीं खोली जानी चाहिए। तो परसा और केते एक्सटेंशन, ये खदान क्रमांक 15 और 17 है, इसमें नहीं खोले जाने का जनमत है। और 16 वहां के आदिवासी समाज के लोगों की नौकरी भी चली गई, जो कंपनियां काम करती थी उन्होंने काम बंद कर दिया। तो आदिवासी समाज के ही लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था तो नौकरी के लिए आप पहल करो, हमारे आप जनप्रतिनिधि हो। बाकी मैंने समाज के लोगों से पूछा तो आदिवासी समाज के भी, ओबीसी समाज के भी, यादव समाज के भी लोग, कई लोगों ने कहा कि हमको तो आपत्ति नहीं है, कई लोग तो पैसा भी कुछ उठा चुके हैं मुआवजे का, तो ये क्या हम वापस करेंगे, उनकी नौकरियां अब हम नहीं देंगे। यहाँ मामला फंसा हुआ है। महिलाएं हैं कुछ, वो विरोध कर रही हैं, आदिवासी समाज की भी है, अन्य समाज की भी है। तो घाटबर्रा का, पीकेईबी खदान का, यहाँ का मुद्दा ये पृथक है, और वहां का जो मुद्दा है उसमें एक राय है, लगभग गांव वालों की एक राय है। और मुख्यमंत्री जी ने जब कहा है तो बात होनी चाहिए। बात यहाँ रुकी हुई है कि गांव वाले की फॉरेस्ट क्लियरेंस की जो बात, जन सुनवाई की बात हुई थी, तो शासन इस बात की घोषणा कर दे कि नहीं, वहां जन सुनवाई अब नहीं होगी, वहां खदान नहीं खुलेगी, तब हम यहाँ पर खदान में काम होने देंगे। जबकि हमारी सहमति थी है कि यहाँ काम हो, 43 हेक्टेयर में काम हो। और सरकार का ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये हल्की बात नहीं होती, सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पेड़ क्या डगाल तक नहीं कटेगी, गांव वालों की अगर सहमति नहीं है तो उनकी बात हमको माननी चाहिए। और यहाँ राजस्थान पुरानी खदान से अगर कोयले की आपूर्ति होती है, लोगों की नौकरी चली गई है, उनको नौकरी मिल जाती है, तो उस काम को कर। सर, सवाल यह भी है कि ये मामला सिर्फ हसदेव तक ही सीमित नहीं है। बिलासपुर में भी प्रदर्शन हुए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर माइनिंग को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। पानी की समस्या बढ़ सकती है, इसका जिक्र भी लगातार लोग इन प्रदर्शनों के माध्यम से कर रहे हैं। पानी पर भी इसका असर पड़ सकता है। जी, पर्यावरण और प्रदूषण, ये दोनों की बातों को लेके पर्यावरण में मैं जल आपूर्ति को भी जोड़ रहा हूँ। इस बात को लेकर हसदेव अरण्य क्षेत्र के लिए देखें, क्या ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि अब जंगल में छत्तीसगढ़ के एक भी पेड़ नहीं कटेगा? क्या जिनको हम आदिवासी कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जंगल क्षेत्र के पास रहने वाले हैं, उनके घर के लिए कंडी लकड़ी अब नहीं कटेगी जंगल से? क्या जलाओ की पूर्ति उनकी जंगल से नहीं होगी? बाकी निस्तार गांव वालों का नागर चाहिए, जुआ चाहिए, खेती के लिए उनको लकड़ी चाहिए, तो जंगल से एक टुकड़ा भी लकड़ी अब नहीं लाया जाए? ऐसी बात नहीं है ना, उन लोग ऐसी बात कहते हैं। बड़े क्षेत्र में अगर खनन होगा और उससे जल का जो बहाव है ना, अंडरग्राउंड तो गड्ढे हो जाते हैं तो पानी जमा हो जाता है, लेकिन पानी बह के हसदेव अरण्य क्षेत्र की जो बड़ी नदियां हैं, हसदेव नदी तक पानी पहुंचेगा कि नहीं? उससे नीचे जो बांध बना हुआ है उससे विद्युत का भी उत्पादन हो रहा है, नीचे खेती भी 80-90% चांपा जांजगीर जिला है, उसमें जल की आपूर्ति होती है, पेयजल के लिए भी वहां से होती है। ये प्रभावित हो जाएगा क्या? ये हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ का आंदोलन नहीं है, ये हसदेव अरण्य क्षेत्र का आंदोलन है। मैं बिलासपुर जो आमरण अनशन पे साथी बैठे थे, उनके पास भी गया था, उनसे भी मैंने चर्चा की और मुख्यमंत्री जी वाली बात भी मैंने उनके समक्ष रखी।
ये सारी बातें भी जो आपसे कह रहा हूँ उसको, वो सारी बातें भी उनके समक्ष रखी और अंततः सहमति बना के उन्होंने आमरण अनशन अपना तोड़ा, इस विश्वास पे कि अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नई खदानों पे पेड़ की कटाई नहीं हो, तो इसका मतलब है कि उन्होंने विश्वास करके अपना आंदोलन, आमरण अनशन स्थगित किया था, तोड़ा। इस तरह की बात भी कही जा रही है कि अगर वहां पर एक बार फिर से दोबारा से कार्रवाई शुरू होती है तो हाथियों और इंसानों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। ये एक छोटा हिस्सा है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में ही हाथी अभ्यारण्य के लिए वर्तमान सरकार ने 1973 हेक्टेयर वन क्षेत्र को चिन्हांकित करके और आरक्षित कर रखा। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र उन्होंने आरक्षित कर रखा है। ये जो पुरानी खदान है, ये छोटी खदान, छोटा तुलनात्मक छोटा भौगोलिक क्षेत्र है। नए खदान के पक्ष में मैं भी नहीं हूं, जो आपने पूछा, मैं भी बिल्कुल नए खदान के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि गांव वाले नहीं चाहते। जो आंदोलनकारी हैं, जो उनके मुद्दे हैं, वो पृथक हैं। मैं सीमित रूप से केवल एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी राय रख रहा हूं कि मेरी राय गांव तक सीमित है। वो गांव के अपने जमीन के मालिक हैं और वो अपनी जमीन देना चाहते हैं, तो मैं कौन हूं उनको रोकने वाला। अगर वो अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं तो बलपूर्वक उनकी जमीन नहीं लेनी चाहिए, और उस समय मैं उनके साथ निश्चित रूप से खड़ा था। अक्सर लोगों के जहन में सवाल यही है कि जब आप प्रस्ताव लेकर आए, रोक आपने लगाई, उसके बाद फिर से वहां पर एक बार माइनिंग शुरू होती है, तब ऐसे में आगे स्थिति अब क्या बनेगी? समाधान की ओर कैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? बातचीत आपकी क्या कुछ केंद्र सरकार के साथ चल रही है? अब लोगों को जवाब राज्य सरकार से ही चाहिए, क्योंकि सरकार आपकी है, आपको ही बताना पड़ेगा। केंद्र सरकार से बातचीत का हवाला तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही दे पाएंगे। मेरी केंद्र सरकार से कोई चर्चा नहीं हो रही है। मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी और उसमें पुरानी ये अभी भी कंफ्यूजन है दोनों बात में कि काम कैसे चालू हो गया। जब ये कहा गया था कि एक पेड़ की डगाल तक नहीं कटेगी, तो गांव वालों ने खुद लिखित में भी दिया है। आज मैंने वो कल मैंने पत्र वन विभाग को भी भेजा है कि गांव वालों की पुराने खदान की जो सहमति है वो अलग एक इशू है, नए खदानों में उनकी सहमति नहीं है, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस आपको वापिस लेना चाहिए। फॉरेस्ट क्लियरेंस की जो कार्रवाई है, वन विभाग क्या उसमें स्टैंड लेता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कंसल्टेशन करके वो स्टैंड लेंगे। ये उनको अब आगे का कदम लेना है। पर गांव वालों की चिट्ठी, आदिवासी जनप्रतिनिधियों की, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की जो मुझे मिलने आए थे 26 सितंबर को, और लिखित में जो उन्होंने मुझे एक उसको सहमति पत्र कह सकते हैं, कंडीशनल सहमति पत्र, कि ये 43 हेक्टेयर में अगर काम चालू होता है तो हमको आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि पहले सरकार उसको वापस लेते, नए खदानों की सहमति। तो ये दो चीज क्लियर हमको देखनी और समझनी चाहिए कि एक भी पेड़ इस एरिया में अब नहीं कटेगा, ऐसी किसी ने बात नहीं कही है। लेकिन नए कोयला खदान नहीं होंगे, इस पे मेरी भी राय है स्पष्ट कि जब तक गांव वाले नहीं चाहते नहीं होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने भी वही कहा कि जब तक गांव वाले नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। पुराने खदान में जहां गांव वाले कह रहे हैं कि हमारे को नौकरी दिलाई, हम काम कर रहे थे, इतना 1000 रुपया महीना हमारा वेतन था, ये काम रुक गया है तो हमारा वेतन बंद हो गया है, कंपनियां काम छोड़ के चली गई है, तो उनका भी हित सरकार को देखना है, क्योंकि गांव वाले कह रहे हैं कि यहाँ खदान में काम पुरानी खदान में चालू रखा जाए। पुरानी खदान पीकेएबी क्रमांक 16 और नई खदानें परसा क्रमांक 15 और केते एक्सटेंशन क्रमांक 17, ये दो अलग मुद्दे हैं। जी ठीक है। आप टीएस सिंहदेव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनका एक बार रुख कर लेता हूं, उनका पक्ष बहुत जरूरी इस मुद्दे पर जानना। ब्रजमोहन अग्रवाल जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लेट हो गए ब्रजमोहन जी, टीएस सिंहदेव जी से लगातार मेरी चर्चा इसी मुद्दे पर चल रही है। पक्ष उन्होंने अपना रखा, आपका पक्ष इस पर क्या है? क्योंकि चिंता का माहौल, डर का माहौल ग्रामीणों के अंदर अभी बना हुआ है। ब्रजमोहन जी, देखिए, टीएस सिंहदेव जी स्वयं वहां पर स्पॉट पे गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर गांव के लोग नहीं चाहेंगे तो वहां एक भी पेड़ नहीं कटेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने निर्देश जारी कर दिए हैं, एक भी पेड़ नहीं कटेगा जी। परंतु ये सरकार
पब्लिकली कुछ बोलती है, समाचार पत्रों में कुछ छपवाती है, और वहां पर 8,000 पेड़ 3 दिन में काट दिए गए। मैं भी वहां पर स्पॉट पे गया था। ये सरकार को पर्यावरण की कोई चिंता नहीं है। जो ये हसदेव अरण्य का क्षेत्र है, ये लगभग हम कह सकते हैं हिंदुस्तान का हार्ट है, जहाँ पर सबसे ज्यादा घना जंगल है, और उस जंगल को बेरहमी से काटा जा रहा है, और सरकार के संरक्षण में काटा जा रहा है। बिना राज्य सरकार के परमिशन के एक पेड़ भी नहीं काटा जा सकता, परंतु राज्य सरकार हर बार खाली केंद्र पर आरोप लगाती है, राज्य सरकार ने परमिशन क्यों दिया पेड़ काटने का? क्या राज्य सरकार की बिना अनुमति के पेड़ कट सकते हैं क्या? राज्य सरकार की अनुमति से ही पेड़ कट रहे हैं। तो चाहे वो टीएस सिंहदेव साहब हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, खाली ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की बेशकीमती जंगल, जिसको छत्तीसगढ़ का हार्ट कह सकते हैं, उस जंगल को कटवाने के अगर कोई दोषी है तो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी है, टीएस सिंहदेव जी दोषी हैं जो इस पूरे जंगल को कटवा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वहां पर जो इकोलॉजी है वो पूरी प्रभावित होगी। वहां पर जो हजारों आदिवासी जिनका जीवन यापन उसके ऊपर में डिपेंड है, जिनके पास में दूसरा कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों के जीवन को, उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम ये कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। लेकिन सर, आप तो बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ की सरकार जो कह रही है, आप तो उन्हीं के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसकी पूरी जिम्मेदार राज्य सरकार है। निश्चित रूप से मैं तो जानना चाहता हूं ना कि राज्य सरकार के बिना परमिशन के क्या जंगल काटा जा सकता है क्या? राज्य सरकार के बिना परमिशन के इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है क्या? वहां पर जो पुलिस फोर्स लगी हुई है वो किसकी लगी हुई है? वहां पर जो अधिकारी जंगल काटने के काम में लगे हुए हैं वो किसके लगे हुए हैं? वो तो राज्य सरकार के लगे हुए हैं। राज्य सरकार के बिना निर्देश के एक झाड़ भी नहीं काटा जा सकता। झाड़ कैसे कट रहे हैं? तो राज्य सरकार खाली केंद्र पर तोहमत से लगा है, ये ठीक नहीं है पराग जी। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम नहीं कर रहे हैं। इनको जिम्मेदारी निभाना चाहिए। लेकिन ये जो सर जी सर, ये जो टकराव की स्थिति अभी बनी है, इसका समाधान कैसे आगे निकलेगा? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप अगर आप करें तो इससे समाधान नहीं होगा। एक सॉलिड आपको उत्तर देना पड़ेगा ग्रामीणों को, वहां के लोगों को, कि आखिर इस पूरे मामले पर केंद्र और राज्य के बीच में सहमति कहां पर, कैसे, और समन्वय सामंजस्य कैसे आप लोग स्थापित कर पा रहे हैं? राज्य के लोगों के हित की सुरक्षा करना ये राज्य सरकार का काम है जी, और राज्य सरकार को इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए कि राज्य सरकार कहे कि हम परमिशन नहीं देंगे। अगर राज्य सरकार परमिशन नहीं देगी तो केंद्र की सरकार क्या कर सकती है? उसके हाथ में तो ये तो राज्य की सरकार को परमिशन देना है। ठीक है, कोई टकराव की स्थिति नहीं है। राज्य की सरकार जो कि सबसे पूरे देश की भ्रष्टतम सरकार है, ये भ्रष्टतम सरकार अपने जेब भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य की सरकार इस काम को कर रही है। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जिनको पदों पर बैठाया है, जिनकी सरकार बनाई है, वो छत्तीसगढ़ के हितों का संरक्षण करने की बजाय और कुछ लोगों के हितों का संरक्षण कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। चलिए, आज वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। आप दोनों का पक्ष मैंने सुना सर, बहुत शुक्रिया। ब्रजमोहन अग्रवाल जी, आपका अपना पक्ष रखने के लिए, बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। टीएस सिंहदेव जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी सरकार का अपना पक्ष रखा इस पूरे मुद्दे पर। अभी आगे हम लगातार इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो ग्रामीण हैं, जो वहां के लोग हैं, वो यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं। लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं, नेताओं से मुलाकात उनकी हो रही है, इस उम्मीद में है कि इस मुद्दे का समाधान हो, ठोस तरीके से हो, और बार बार जो उनको एक डर और खतरा नजर आता है वो उनको ना कम से कम नजर आए। फिलहाल के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।